जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो अलाउड ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, उनका अगर रेशियो आप देखें, मान लें ये R1 है, ये R2 है इसका रेडियस, और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस अगर R3 है, तो आप ये पाएंगे कि R1 is to R2 is to R3, ये होगा 1 is to, मुझे तो ऐसा कहना चाहिए 1 का स्क्वायर is to 2 का स्क्वायर is to 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आप अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे ये होगा 1 is to 4 is to 9। इस तरह से आप देखेंगे अगला जो ऑर्बिट होगा वो इसी रेशियो में 16 होगा, और फिर अगला जो ऑर्बिट होगा 5 का स्क्वायर होगा 25 होगा, जिसका कि मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो भी होगा, फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस उसका 25 टाइम्स होगा। तो इसी को हम इस वीडियो में प्रूव करने वाले हैं, और उसके बाद जाके हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का एसोसिएटेड एनर्जी हर एक एनर्जी लेवल में कितना होता है। तो सबसे पहले चलिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है वो nth ऑर्बिट में है। तो यहां पर है वो इलेक्ट्रॉन, ये nth ऑर्बिट में है, और इसका जो स्पीड है, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, चलिए मान लेते हैं वो vn है, और इस ऑर्बिट का जो रेडियस है, जिसका कि मतलब है इस न्यूक्लियस के सेंटर से इस इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है rn। हम यहाँ जनरलाइज टर्म में बात कर रहे हैं, हम nth ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने ये मान लिया कि इसका जो मास है, इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है m। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव E, और हम जनरलाइज्ड वर्जन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन एटम की बात नहीं करेंगे, हम ये मान लेंगे ये एक ऐसा एटम है जिसका कि एटॉमिक नंबर Z है। एटॉमिक नंबर Z होने का मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स हैं। तो अगर एक एक प्रोटॉन के लिए E चार्ज हो, तो Z प्रोटॉन्स के लिए जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Ze। अब देखते हैं हम क्या करेंगे। यहां पर इस इलेक्ट्रॉन में दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc, और दूसरा सेंटर की तरफ यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो Fe। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसे बराबर होना है, तभी जाके ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर पाएगा इलेक्ट्रॉन। वैसे इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करता है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये मान रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा सेम है। तो Fc कितना होना चाहिए, जैसे कि हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर एक Rn रेडियस के सर्कुलर पाथ में कोई घूमे जिसका कि मास m हो और उसका स्पीड अगर vn हो, तो फिर ये होगा m इंटू vn स्क्वायर्ड, इसका वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर्ड, डिवाइडेड बाय r रेडियस। तो रेडियस है Rn, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव चार्ज है। जैसे कि हमें पता है ये बराबर होता है कूलम्स कांस्टेंट, और यहाँ हम एप्सिलॉन नॉट कंसीडर कर रहे हैं, जिसका कि मतलब है इस रीजन में जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, ऑब्वियसली फ्री स्पेस ही होना है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को, तो यहाँ नेगेटिव साइन हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि डायरेक्शन को हमने पहले ही कंसीडर कर लिया है, ये पता लगा लिया डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ होगा इस इलेक्ट्रॉन पे लगा हुआ फोर्स का। तो यहाँ नेगेटिव साइन कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड Ze इंटू ये जो दूसरा चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो है E, डिवाइडेड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो Rn का स्क्वायर। तो इन दोनों को, इसे और इसे, इन दोनों को सेम होना है इनका मैग्नीट्यूड्स को। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि mvn स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय Rn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Z इंटू E स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय Rn स्क्वायर्ड। तो यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, Vn स्क्वायर्ड का वैल्यू पता लगा लेंगे। उसके बाद बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है उससे भी हम Vn का वैल्यू पता लगाएंगे और इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। तो
आगे बढ़ते हैं। इसी से आगे हम कहेंगे कि Vn स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Z इंटू E स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए Rn स्क्वायर्ड है और यही Rn न्यूमरेटर में चला जाएगा जो कि डिनोमिनेटर के एक Rn को कैंसिल कर देगा, तो डिनोमिनेटर में Rn और ये जो मास है ये भी चला जाएगा अपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर मास नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब हम क्या करेंगे, बोर का जो पॉस्टुलेट है सेकंड पॉस्टुलेट उसे अप्लाई करेंगे। सो बोर का सेकंड पॉस्टुलेट हमें बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पा रहा है, इसका मतलब है इसका जो एंगुलर मोमेंटम है इस इलेक्ट्रॉन का, उस एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो कि बराबर होता है मास इनटू इसका जो स्पीड है जो कि है Vn इनटू जिस रेडियस के सर्कल में ये घूम रहा है वो रेडियस, ये एंगुलर मोमेंटम इसका मैग्नीट्यूड इसे बराबर होना है h/2 पाई के n टाइम्स के, क्योंकि ये nth ऑर्बिट में घूम रहा है, तो h/2 पाई इंटू n ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम Vn का वैल्यू पता लगा सकते हैं। सो Vn इज इक्वल टू n इंटू h/2 पाई और यहाँ से मास और Rn इन दोनों को ट्रांसपोज अगर करें तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में m इंटू Rn। यहाँ पर देखिए v स्क्वायर्ड है, यहाँ भी हम v स्क्वायर्ड बनाने का कोशिश करेंगे। सो Vn स्क्वायर्ड अगर हो ये तो ये n स्क्वायर्ड h स्क्वायर्ड, यहाँ पर ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर्ड और फिर m स्क्वायर्ड और Rn स्क्वायर्ड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट कर दे तो हमें मिलेगा ये जो टर्म है ये बराबर होगा इस टर्म के, क्योंकि दोनों Vn स्क्वायर्ड के बराबर है। तो इससे हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Z इंटू E स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई Rn इंटू m इज इक्वल टू n स्क्वायर्ड h स्क्वायर्ड ओवर 4 पाई स्क्वायर्ड इंटू m स्क्वायर्ड Rn स्क्वायर्ड। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं Rn और इन दो Rn's में से एक को कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ m और एक m कैंसिल हो गया और यहाँ से 4 और ये 4 कैंसिल हो गया और ये पाई, एक पाई को कैंसिल कर दिया। तो फिर इससे आगे देखें इक्वेशन क्या बनता है, तो ये बना देखें Z इंटू E स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू n स्क्वायर्ड इंटू h स्क्वायर्ड ओवर पाई इंटू m इंटू Rn। हमें Rn पता लगाना है, तो Rn को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, Rn ट्रांसपोज होके न्यूमरेटर में जाएगा, इज इक्वल टू n स्क्वायर्ड h स्क्वायर्ड ओवर पाई इंटू m। और देखिए ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में आएगा, एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में जाएगा। सो एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में z इंटू ई स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, यहाँ पर n स्क्वायर छोड़ के बाकी जितने भी टर्म्स हैं सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। देख लेते हैं, चलिए h स्क्वायर ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर, h जो कि 6.626 into 10 to the power negative 34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी कांस्टेंट है, पाई ये भी कांस्टेंट, m जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कांस्टेंट होगा, z एक एटम के लिए कांस्टेंट होगा, z है एटॉमिक नंबर, फिक्स्ड एटम एटॉमिक नंबर कांस्टेंट, e जो कि है एलिमेंट्री चार्ज ये भी कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट टर्म्स को अगर मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता हूं, सिंगल कांस्टेंट की तरह, तो मैं कह सकता हूं कि Rn जो कि रेडियस है nth ऑर्बिट का, ये बराबर होगा n स्क्वायर्ड इंटू k के, जबकि यहां पर ये जो
k है ये एक कांस्टेंट है जिसका की वैल्यू मैं यहाँ लिख लूँ। ये k क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ये बहुत सारे कांस्टेंट टर्म्स का कॉम्बिनेशन है और ये रहा उसका वैल्यू। यहाँ पर सारे टर्म्स जो है वो कांस्टेंट्स है, सो इसीलिए k भी एक कांस्टेंट है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि मान ले फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात हो तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए उसका जो रेडियस होगा ये बराबर होना चाहिए, n का वैल्यू तो 1 है तो 1 स्क्वायर्ड इंटू k, सो ये हो जाना चाहिए k। और सेकेंड ऑर्बिट के लिए रेडियस ये होना चाहिए, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2 तो 2 स्क्वायर्ड इंटू k, तो ये होना चाहिए 4k। और थर्ड ऑर्बिट के लिए ये हो जाना चाहिए 3 का स्क्वायर इंटू k, सो शुड बी 9k। तो इसी तरह से आगे 16k फिर 25k एंड सो ऑन। तो अगर मैं इनका रेशियो देखता हूँ R1 R2 R3 इस तरह से इन सारे टर्म्स का अर्थात इन सारे रेडियाई का रेशियो अगर देखें तो आप ये पाएंगे कि होगा k जो कि है 1k इज टू 4k इज टू 9k और इस तरह से वैल्यूज आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब आप इसे नॉर्मलाइज करेंगे तो आप पाएंगे ये रेशियो होगा 1:4:9, जैसे कि आप 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इस तरह से कह सकते हैं। और यही हमने देखा भी था शुरू में, इसी में बात किया था हमने, यही हमें प्रूव करना था और हमने इसे प्रूव किया। इससे आगे हम देखेंगे कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा उसका इक्वेशन क्या बनेगा और क्या वो इक्वेशन जिस तरह से हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए उसका एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी होता है नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट के लिए होता है नेगेटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट के लिए होता है 1.5 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेगेटिव 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हमें यही देखना है, यही हमें डिराइव करना है कि वो एनर्जीज क्या क्या है। अब हम पता लगाने वाले हैं कि किसी एक ऑर्बिट में nth ऑर्बिट में मान ले nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन। तो उसके लिए देखिए हम क्या पता लगाएंगे, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पता लगाएंगे इलेक्ट्रॉन का। इसी इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर ले, इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², हाफ इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर्ड। तो स्पीड स्क्वायर्ड का जो वैल्यू है वो तो हमें पता है, यहाँ से अगर इस इलेक्ट्रॉन का मास को ट्रांसपोज करके ले जाए तो हमें मिल जाएगा mv², जिससे कि हम हाफ mv² पता लगा सकते हैं। सो इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हुए फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं कि mv² mvn² is equal to 1/4 pi epsilon naught into z into e² divided by rn। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं हाफ mv² जो कि होगा इसका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू ये वाला जो टर्म है ये। तो ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये है काइनेटिक एनर्जी जो कि बराबर है इस टर्म के। इसे चलिए इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। अब हम क्या पता लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन का और इस न्यूक्लियस के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। सो जैसे कि हमें पता कि पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का होता है, दो चार्जेस का सिस्टम का होता है, और इस केस में हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, जैसा कि हमें पता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम एप्सिलॉन नॉट कंसीडर कर रहे हैं, मैं फिर से बता दूं कि हम मान रहे हैं कि ये जो रीजन है, ये जो मीडियम है, ये फ्री स्पेस है और होना भी है। एटम के अंदर आप दूसरा मीडियम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसके अंदर पानी है या फिर उसके अंदर केरोसिन है एंड समथिंग लाइक दैट। सो जो होगा वो फ्री स्पेस ही होगा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। सो एक चार्ज तो हो गया Ze न्यूक्लियस का चार्ज, और दूसरा जो चार्ज है ये है नेगेटिव E। हम यहाँ नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव आपको नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल बताएगा। डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच, उन चार्जेस के बीच, एक चार्ज तो ये दूसरा ये, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये है Rn, क्योंकि Rn यही रेडियस है उस ऑर्बिट का। अब देखिए यहाँ से ये जो नेगेटिव साइन है इसे मैं बाहर ले जाता हूँ और E² लिख देता हूँ यहाँ पर। तो
इक्वेशन थोड़ा बेहतर दिखेगा। तो यहाँ से हो गया ये ई स्क्वायर्ड और ये नेगेटिव साइन को मैंने ले लिया बाहर। अब देखें टोटल एनर्जी हम पता करेंगे। सो टोटल एनर्जी के लिए दोनों एनर्जीज को सम करना होगा। टोटल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू ये वाला जो एक्सप्रेशन है प्लस ये वाला एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉमन आउट कर लेता हूँ। तो ये हो गया कॉमन आउट। तो कॉमन आउट हमने कर लिया 1/4πε0 इंटू ZE स्क्वायर्ड ओवर Rn और ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा हाफ -1। यहां से देखें हमें मिलेगा -1। तो आप इसे इवैल्यूएट करें, आप पाएंगे ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ हाफ इंटू 1/4πε0। आप यहाँ नेगेटिव ऑफ 1/8πε0 भी कह सकते हैं इंटू ZE स्क्वायर्ड ओवर Rn। तो ये तो हो गया टोटल एनर्जी। अब देखिए टोटल एनर्जी में ये एक एक्सप्रेशन है Rn जिसका की वैल्यू हमने पता लगाया है यहाँ पर। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए तो मैं Rn को एक दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये रहा ये Rn। आगे बढ़ते हैं। तो टोटल एनर्जी जो होगा इस इलेक्ट्रॉन का ये होगा नेगेटिव ऑफ हाफ इंटू 1/4πε0 इंटू ZE स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय Rn। सो Rn के जगह ये वाला टर्म, तो n स्क्वायर्ड h स्क्वायर्ड ε0 और न्यूमरेटर में चला जाएगा पाई इंटू m इंटू z इंटू ई स्क्वायर। इवैल्यूएट करते हैं। उससे पहले देखते हैं क्या क्या कट सकता है यहाँ से। तो ये पाई और ये पाई कैंसल आउट हो जाएगा और देखें कैंसल आउट होने लायक कुछ है या नहीं है। अब तो कुछ नहीं बचा। तो ये बराबर हो गया नेगेटिव ऑफ 1/8 और यहाँ ε0 और ε0 को मल्टीप्लाई करें तो ε0 स्क्वायर्ड। सो ε0 स्क्वायर्ड डिनोमिनेटर में और भी है n स्क्वायर्ड और h स्क्वायर्ड। न्यूमरेटर में देखें, न्यूमरेटर में चलिए इस 1 को हटा देते हैं। z इंटू ई स्क्वायर्ड, फिर से z इंटू ई स्क्वायर्ड, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर्ड e⁴ और इंटू n। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ 1/n स्क्वायर्ड इंटू z स्क्वायर्ड इंटू e⁴ इंटू m डिवाइडेड बाय 8 इंटू ε0 स्क्वायर्ड इंटू h स्क्वायर्ड। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हर एक टर्म कांस्टेंट है। इवन ये z भी कांस्टेंट होगा एक एटम के लिए, उसका एटॉमिक नंबर है ये, बाकी सब तो कांस्टेंट है ही। तो यहां से चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए nth ऑर्बिट में किसी एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा। क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होता है वो होता है -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से आगे जो भी वैल्यूज है वो हमें पता है और चलिए चेक कर लेते हैं वो सारे वैल्यूज मैच करता है या नहीं। सो सबसे पहले फॉर हाइड्रोजन एटम हमें क्या पता है। फॉर हाइड्रोजन हमें पता है कि Z का वैल्यू जो है ये हो जाएगा 1। तो जो ये इक्वेशन बना टोटल एनर्जी वाला इक्वेशन E, ये रिड्यूस हो जाएगा किस में? देखिए ये रिड्यूस हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 1/n स्क्वायर्ड इंटू e⁴ इंटू m डिवाइडेड बाय 8 इंटू ε0 स्क्वायर्ड इंटू h स्क्वायर्ड। जब आप इसे इवैल्यूएट करते हैं तो आप क्या पाते हैं? इससे आगे ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर्ड नेगेटिव ऑफ 1/n स्क्वायर्ड और इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा ये होगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब जब आप जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो एनर्जी है ये एनर्जी आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। ये होगा, सबसे पहले तो इस टर्म को लिख लेते हैं, ये बराबर होगा 13.6
इसका मतलब nth ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो होगा 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो नेगेटिव में होगा। एक बार देख लें 3-4 ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या होगा। सो यहाँ पर n का वैल्यू लिखते हैं जो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बताएगा, और उसके बाद इस कॉलम में एनर्जी लिखते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सबसे पहले n का वैल्यू हो गया 1। इस केस में एनर्जी जो होगा ये होगा नेगेटिव 1/1 स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इवैल्यूएट करें तो ये हो जाएगा नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n का वैल्यू 2 होगा तो एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का 1/2 स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इवैल्यूएट करें, 2 स्क्वायर हो गया 4, तो 4 से इसे डिवाइड करें, आप पाएंगे ये बराबर हो जाएगा नेगेटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही हमें बता दिया। थर्ड ऑर्बिट के लिए ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इवैल्यूएट करें, ये होगा 1.5 लगभग इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इस तरह से आप हर एक ऑर्बिट के लिए